कर्नल निजामुद्दीन जी की आयु मुझे बताया 103 साल से ज्यादा है और वे 50 किलोमीटर दूरी से कष्ट उठा करके मेरे जैसे एक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं कर्नल निजामुद्दीन जी का अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मोदी मोदी। भाइयों बहनों, अब काशी क्षेत्र के आप सबके लिए मोदी ये सिर्फ आपके चुनाव का उम्मीदवार ऐसा नहीं है। अब मोदी आपके साथ दिल से जुड़ चुका है। आपके प्यार के बंधनों में बंध गया है और इसलिए भाइयों बहनों, आप बिना संकोच हक के साथ मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे काम करवा सकते हो और मैं यहां शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में आया हूं। और अभी आपने एक फिल्म देखी, साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है। हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। 125 करोड़ देशवासियों की हजारों साल की पुरानी आस्था का केंद्र गंगा है। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? क्या गंगा, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, देश के 125 करोड़ की जहां आस्था जुड़ी हो, और आस्था कितनी, बिस्मिल्लाह खान ये कहें कि मैं गंगा छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता हूं। इतनी आस्था, इतनी आस्था उस गंगा के लिए। भाइयों बहनों, मेरे मन में क्या चित्र है उसका एक आंखी झलक मैंने आपको दिखाई। भाइयों बहनों, मैंने काशी में नहाया हूं। शायद मेरा कोई न कोई आपसे पुराना नाता है जिसने मुझे फिर से आपसे जोड़ा है। यहां मैं एक ही बात लेकर के आया हूं और वो बात है विकास। मुझे विकास के सिवाय मेरा कोई एजेंडा नहीं है भाई। और मुझे विकास क्यों करना है, मुझे विकास क्यों करना है, इसका कारण है भाइयों बहनों, आप भारत माता का चित्र देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा देखिए। आप देखेंगे कि एक तरफ भारत मां का पश्चिमी छोर है, दूसरी तरफ भारत मां का पूर्वी छोर है। पश्चिमी इलाके में केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, सारा इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। लेकिन पूर्व की तरफ देखिए, ये मेरा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है। और जरा देखिए, ये अपनी भारत मां की तरफ देखिए, पश्चिम की तरफ तो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखाई दे रही है, कुछ न कुछ तो विकास नजर आ रहा है। मेरे भारत मां की एक भुजा तो मजबूत दिखती है, लेकिन मेरे भारत मां की ये पूर्व की भुजा दुर्बल है।
मेरा पूर्वांचल दुर्बल है, मेरा काशी क्षेत्र दुर्बल है, मेरा बिहार दुर्बल है, मेरा पश्चिम बंगाल दुर्बल है, मेरा आसाम दुर्बल है, मेरा नॉर्थ ईस्ट दुर्बल है, मेरा उड़ीसा दुर्बल है। आप मुझे बताइए, क्या भारत मां की एक भुजा अगर दुर्बल होगी तो कभी भारत माता मजबूत होगी क्या? भारत माता महान बनेगी क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सपना है, जैसे पश्चिमी हिंदुस्तान में कुछ न कुछ चल रहा है, उससे ज्यादा ये हमारे पूर्वी हिंदुस्तान में चल रहा है। यहां विकास होना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर बेंगलोर, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, गुड़गांव, ये सारे इलाके वहां की गतिविधि का केंद्र बन सकते हैं, तो मेरा काशी, मेरा रांची, मेरा पटना, मेरा कलकत्ता, मेरा भुवनेश्वर, ये सारा इलाका हिंदुस्तान की अर्थनीति को चलाने वाला ताकतवर क्यों नहीं बन सकता है? मैं आया हूं यहां आपसे जुड़ने के लिए, मैं आया हूं आपकी समस्याओं के लिए जूझने के लिए, मैं आया हूं यहां की स्थितियों को बदलने के लिए। मुझे विकास करने के लिए, मुझे आपकी सेवा करने के लिए भाइयों बहनों आप अवसर दीजिए। मुझे यहां गाली गलौज करने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले, इनके पीछे न मुझे वक्त बर्बाद करना है और न ही मुझे अपनी जिंदगी तबाह करनी है। मुझे तो आपके लिए काम करना। भाइयों बहनों, आदरणीय कृष्णा जी और बहन अनुप्रिया जी, मेरा सोनेलाल जी से बड़ा परिचय रहा था, क्योंकि उनका गुजरात आना जाना होता था और अमूल के तर्ज पे यहां भी कुछ काम हो, मैं बहुत बार सोनेलाल जी से बात किया करता था। आज बहन अनुप्रिया ने इस काम को उठाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, सोनेलाल जी के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। और आज भाइयों बहनों, एक बेटी के नाते अनुप्रिया को सोनेलाल जी की कमी की महसूस होती होगी, लेकिन मुझे सोनेलाल जी की कमी बहुत कारणों से महसूस हो रही है। मुझे कमी इसलिए महसूस हो रही है कि मैंने एक बहुत बड़ा काम उठाया हुआ है। मैं दुनिया में सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज सोनेलाल होते तो मेरा सारा काम वो अपने कंधे पर उठा लेते और मेरा ये सपना पूरा सोनेलाल खुद कर देते। क्योंकि मैं जानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकी जो भक्ति थी, उसको मैं भली भांति जानता था भाइयों। लेकिन भाइयों बहनों, उन सपनों को हम सब ने मिलकर के पूरा करना है, वो हम पूरा करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, जब भारत दुनिया में विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाता था, भारत को दुनिया विश्व गुरु के रूप में देखती थी, उस समय बनारस को हिंदुस्तान राष्ट्र गुरु के रूप में देखता था। ये काशी क्षेत्र बनारस, उसकी पहचान राष्ट्र गुरु की थी। क्या भाइयों बहनों, ये गौरव वापस नहीं आ सकता है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस दिशा में ठोस कदम उठाए थे, लेकिन 60 साल की आजादी के बाद राजनीति उठापटक के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये राष्ट्र गुरु का काम करने के लिए, बनारस को तैयार करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसमें बहुत रुकावट आई है। मैं फिर से एक बार उस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। फिर से एक बार मेरा बनारस राष्ट्र गुरु की स्थिति को प्राप्त करे, ज्ञान का धाम बने, ज्ञान और विज्ञान की भूमि बने, दुनिया भर के लोगों को
ज्ञान उपार्जन के लिए अगर कोई नाम सुनाई दे तो बनारस सुनाई दे, काशी सुनाई दे। ये काम मैं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में सूरत की सिल्क उद्योग की साड़ी की चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में सूरत के हैंडलूम की भी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये पूरा व्यवसाय सूरत में बनारस के लोगों ने ला करके दिया हुआ। बनारस के मेरे बुनकर परिवार आज से कई वर्षों पहले सूरत में आए और उन्होंने यहां जो कला उनके पास थी, जो कौशल्य था, वो उन्होंने सूरत वालों को सिखाया था। और आज भी सूरत में एक बनारस मोहल्ला है, इलाका है, जिसका नाम बनारस है। भाइयों बहनों, मैं सोचता हूं अगर बनारस के बुनकर सूरत में आकर के इतनी बड़ी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, गुजरात इतनी बड़ी दुनिया खड़ी करने के लिए अवसर दे सकता है, तो भाइयों बहनों, बनारस और काशी के क्षेत्र में बुनकरों को अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों? ये मेरा कालीन का काम, ये हैंडलूम का काम, ये साड़ी का काम सारे दुनिया में बनारस का डंका बजना चाहिए कि बजना चाहिए? मुट्ठी पर लोग बनारस से आकर के सूरत का डंका बजा सकते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बनारस का भी डंका बजा सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? सिर्फ आने और जाने से नहीं होता है। कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो सूरत में जान भर दे, अब वो आकर के बनारस में जान भर दे, बनारस की जिंदगी बदल सकता है। भाई बहनों, ये हमारे पूरे व्यवसाय की आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का माहौल है। हाथ से बुनी हुई चीजें दुनिया में बहुत बड़ी मूल्यवान चीजें बन गई है। उसका सही ब्रांडिंग होना चाहिए, सही मॉडर्न डिजाइनिंग होना चाहिए, सही दिशा में जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर बल देंगे, मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए, 1 साल के भीतर मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। और ये मैं जब कहता हूं, मेरे अनुभव से कहता हूं। मेरे गुजरात के लोग पतंग के बड़े शौकीन हैं, हम लोग पतंग बहुत उड़ाते हैं। और मेरे यहां जो गरीब मुसलमान परिवार है, वो ही पतंग के व्यवसाय में है। वो बेचारे अपनी झुग्गी झोपड़ी में पतंग बनाते हैं, पतंग बेचते हैं और वहीं बिक जाते हैं। 2001 में मैं मुख्यमंत्री बना, फिर मैंने एक प्रोफेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को काम दिया। मैंने कहा, भैया पतंग बनाने वाला जो व्यवसाय है उसमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं, मुझे स्टडी करके दीजिए। चेन्नई की एक संस्था को मैंने काम दिया, उन्होंने स्टडी किया। मैंने पतंग बनाने वालों का एक पूरे दिन का वर्कशॉप किया। पूरा दिन में वहां बैठा। पतंग बनाना जैसी छोटी चीज, इसके लिए मोदी पूरे दिन भर उन कारीगरों के साथ बैठ करके बारीकी से चर्चा की, चिंता की, रॉ मटेरियल कैसे बने, नई डिजाइनिंग कैसे हो, पतंग के पर एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, पतंग के लिए जो बांस की लकड़ी लगती है, वो बांस की लकड़ी आसाम से लाते थे, महंगी पड़ती थी, वो गुजरात में कैसे मिले। 50 प्रकार की चीजें तैयार की। और उसका परिणाम क्या आया? जो झुग्गी झोपड़ी में मेरा गरीब मुसलमान पतंग बना करके पूरे साल में मुश्किल से 30-35 करोड़ रुपए का बिजनेस करता था, आज वो मेरा भाई मुसलमान, गरीब मुसलमान पतंग का 700 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। भाइयों बहनों, अगर एक पतंग के माध्यम से गरीब की जिंदगी बदली जा सकती है, तो यहां की कालीन, यहां की साड़ी, बनारस का बुनकर, बनारस की हस्तकला, ये तो सदियों से जानी मानी है। सिर्फ
सिर्फ उसको उंगली पकड़ के चलाने वाला चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में टूरिज्म दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा कोई उद्योग है तो उसका नाम है टूरिज्म, यात्रा, प्रवास। कहते हैं दुनिया में $3 ट्रिलियन का, अरबों खरबों से भी आगे ये व्यापार काम कर रहा है। खेती 3-4% से आगे बढ़ती है, उद्योग 8-9% से आगे बढ़ते हैं, टूरिज्म 40% से ग्रोथ हो रहा है। 40%। सारी दुनिया, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया को पागल करने की ताकत मेरी काशी में है, मेरे सारनाथ में है, मेरी गंगा में है। क्यों न पूरे दुनिया के टूरिस्ट क्यों न आए? अगर शेक्सपियर को देखने के लिए लोग यूरोप में जाते हैं तो मेरे तुलसीदास को देखने के लिए दुनिया क्यों न आए? मेरे कबीर को देखने के लिए दुनिया क्यों न आए? रहीम को देखने के लिए क्यों न आए? रसखान को देखने के लिए क्यों न आए? भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाह की सहनाई आज भी बिस्मिल्लाह खान की सहनाई उनकी कब्र से गूंज रही है, दुनिया को पुकारती है। ये ताकत मेरे हिंदुस्तान की है। आइए, ये दुनिया को निमंत्रण कौन देगा? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है। मैं काशी क्षेत्र को टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाना चाहता हूं और उसके कारण दुनिया भर के लोगों को मैं और हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को जब तक भारत की आध्यात्मिक नगरी में न आए, जब तक काशी की धरती को न छुए, उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। ऐसा माहौल बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और भाइयों बहनों, टूरिज्म की इतनी ताकत होती है, टूरिज्म की इतनी ताकत होती है कि कम से कम लागत से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वाला बिजनेस कोई है तो टूरिज्म है। बहुत कम खर्चे से गरीब व्यक्ति को भी रोजी रोटी मिलती है। अगर टूरिज्म बढ़ता है, फूल बेचने वाला भी कमाता है, प्रसाद बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, गोली चॉकलेट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, साड़ी बेचने वाला कमाता है, कालीन बेचने वाला कमाता है, पूजा पाठ कराने वाला कमाता है। अरे भाइयों, चाय वाला भी कमाता है। गरीब से गरीब ऑटो वाला कमाएगा, रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, सब कमाते हैं और अच्छी खासी कमाई होती है। और इसलिए सारे दुनिया में से टूरिस्टों को लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत पहले से आज की तारीख मेरी बनारस के लिए तय हुई थी, लेकिन चुनाव के अंदर जो लोग पराजित हो चुके हैं, जो मैदान खो चुके हैं, वो अब मोदी को सह नहीं पा रहे। मोदी की सूरत भी उनको परेशान कर रही है और मोदी की वाणी से तो बड़े बौखला गए हैं। ये कैसे लोग हैं? मैं सामान्य तौर से भाइयों बहनों अपने विषय में पहले कभी नहीं बोलता और बहुत लोगों की ये शिकायत थी कि मोदी के विषय में हम कुछ नहीं जानते। सारे पत्रकार मेरे से यही कहते थे, मोदी जी आपके बारे में कुछ पता ही नहीं। और ये सही है, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम करता था, लेकिन इन्होंने ज्यादा गाली गलौज की तो एक दिन मैंने दिल्ली में बता दिया। मैंने कहा भाई आपको पता है मोदी कौन है?
मैंने कहा रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते मैं आया। तो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने बारी बारी से देश में से 50 पत्रकारों को मेरे गांव भेजा। हर जगह पे पूछ रहे थे, क्या सचमुच में मोदी चाय बेचता था? क्या सचमुच में मोदी चाय बेचता था? क्या सचमुच में मोदी इतना गरीब था? मैं हैरान हूं भैया। यानी सत्य स्वीकारने की तैयारी। मैं किस जाति बिरादरी में पैदा हुआ हूं इसके आधार पर राजनीति नहीं की, कभी नहीं की, क्योंकि मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चलता था। मैं सबका साथ सबका विकास ये मंत्र को लेकर के चल रहा हूं। लेकिन जो लोग चाय के पीछे पड़ गए थे वो पिछले 15 दिन से इस बात के पीछे पड़ गए हैं कि सचमुच में मोदी है किस जात का। मेरे भारतवासियों, आप विश्वास कीजिए, मोदी मरना पसंद करता है, मोदी झूठ बोलना पसंद करता है। मुझे जातिवाद की राजनीति नहीं करनी है, इसलिए मैं चुप रहता हूं। लेकिन कम से कम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाइए, झूठे आरोप मत लगाइए। मेरी जाति बिरादरी पर झूठे आरोप मत लगाइए। ये शोभा नहीं देता है नेताओं को। जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, आप ही का होना। मैं कहता हूं एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप ही का होना। क्यों देश को बांट रहे हो? क्यों देश को तोड़ रहे हो? भाइयों बहनों, आज काशी क्षेत्र में वैसे तो मुझे और सभाएं करनी थी, लेकिन जो लोग बड़े परेशान हैं मोदी से, उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा मैच फिक्सिंग किया कि इलेक्शन कमीशन ने मोदी को काशी में सभा करने से रोक लिया। और कारण जो दिया है तो गले उतरने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी की सिक्योरिटी के कारण हम मोदी को सभा करने की अनुमति नहीं देते। भैया यहां से काशी कितने किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर। अगर मोदी की सिक्योरिटी का खतरा यहां नहीं है तो 12 किलोमीटर दूर खतरा है। ये क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हो भाई? भाइयों बहनों, मैं 7 महीने से भारत भर में भ्रमण कर रहा हूं। मैं माओवादियों के किले में जाकर के भाषण करके आया हूं। मैं आतंकवादियों के बीच जाकर के ललकार के आया हूं। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर के आया हूं। बम धमाके की भूमि पर जाकर के आया हूं। और इसके बाद भी जिंदा हूं आपके साथ। क्या अकेले बनारस में ही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया क्या? और क्या ये बाप बेटे की सरकार एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती क्या? एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती? ये दिल्ली में बैठी हुई मां बेटे की सरकार क्या एक इंसान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं? और दूसरा, अरे मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, आप क्यों परेशान हो? अरे भारत मां के काम आएंगे तो उससे बड़ा जिंदगी का क्या सौभाग्य होता है। भाइयों बहनों, इन्होंने मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये मेरे साथ अन्याय है कि नहीं है? ये काशी के नागरिकों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये पक्षपात है कि नहीं है? क्या चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक सामान्य पार्लियामेंट के उम्मीदवार को जितना हक मिलना चाहिए उतना मोदी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मुझे मना कर दिया गया है, मुझे मना कर दिया गया। इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे मां गंगा के पास जाने से भी मना कर दिया। मां गंगा के गोद में जाने से मना कर दिया है। ये दिल्ली में बैठे हुए शहंशाह कान खोल करके सुन लो,
मैं संविधान से बंधा हुआ हूं, मैं कानून की मर्यादाओं को स्वीकार करके चलने वाला इंसान हूं और इसलिए मैं इन सारे आपके अत्याचारों को सहन करूंगा, लेकिन देश की जनता इस पाप को कभी माफ नहीं करेगी। और दिल्ली के शहंशाह समझ रहे हैं, आपने 14 साल से मुझे परेशान किया, सीबीआई तक को आपने मेरे पीछे लगाया, आपके नेताओं ने हर तीसरे महीने मुझे जेल में बंद कर देगी धमकियां दी है। आपके इन सारे पापों के बाद जनता जनार्दन के दिल आज भी मोदी जिंदा है और इसलिए कांग्रेस पार्टी समझ रहे हैं, जनता ने आपको हरा दिया है, इलेक्शन कमीशन आपको जिता नहीं पाएगा, कतई जिता नहीं पाएगा। और इलेक्शन कमीशन आत्ममंथन करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की लोकतंत्र में भारत की गरीब से गरीब जनता की जो आस्था है, उसको चोट पहुंचे ऐसा कोई बात आपके हाथों से नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं जानता हूं आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं अचानक ये नौबत क्या खड़ी हुई कि आपने मोदी को रोक दिया है। भाई बहनों, क्या मोदी भाषण नहीं करेगा तो क्या दुनिया डूब जाएगी क्या? अरे मोदी की वाणी से ज्यादा मोदी के मौन में भी ताकत है। मेरा मौन का संदेश सब दूर पहुंच जाएगा और मां गंगा, आज नहीं तो कल से ही मैं फिर आऊंगा, मां तेरी गोद में बैठूंगा, मां तेरे चरणों में बैठूंगा, मां गंगा तेरे आशीर्वाद लेकर के मैं यहां की जनता की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। मां, मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। भाइयों बहनों, आप बताइए दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? मोदी सरकार। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मैंने ये नहीं पूछा किसकी सरकार चाहिए, मैं तो पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार। कैसी सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी? मरी पड़ी सरकार चलेगी? अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? क्या दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, अरे आपके इलाके में कोई दरोगा, पुलिस वाला ये भी ढीला ढाला हो तो आपको पसंद आता है क्या? आपको दरोगा भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? दरोगा भी दम वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? पुलिस वाला दम वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? दम वाला पुलिस है तो कभी कि हमको तकलीफ होती है, तो भी तो दम वाला चाहिए नहीं चाहिए? अरे भाइयों बहनों, 8 साल का बच्चा स्कूल जाता है ना, और कभी कभी मम्मी को आके कहता है कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मम्मी पूछती है क्यों बेटे स्कूल क्यों नहीं जाओगे? तो बेटा कहता है मम्मी मेरे टीचर में दम नहीं है। वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, मेरे टीचर अच्छे नहीं, मैं नहीं। ऐसा होता है नहीं होता है? अगर टीचर भी अच्छा नहीं है, 8 साल का बच्चा स्कूल जाने से मना कर देता है। भाइयों बहनों, 8 साल के बच्चे को भी दम वाला टीचर चाहिए। 125 करोड़ के देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे कमल भेज दीजिए। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया जी को विजयी बना करके भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, देश को मजबूत सरकार मिलेगी। भाइयों बहनों, सुभाष चंद्र बोस के साथी कैप्टन निजामुद्दीन जी यहां बैठे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भाइयों बहनों,
कैप्टन निजामुद्दीन जी की हाजिरी में मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।